हाँ बेटा ध्यान दो इधर, लास्ट हमने चेंज करो, मिलान हो रहा है, मिलान करना ही नहीं है। चल अब भी मिलान हो रहा है। हाँ बेटा इधर देखो, लास्ट हमने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के बारे में था। अब देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, लिंकेज और सहलग्नता। नाम से पता चल रहा है, देखो बेटा सहलग्नता, साथ में जुड़ना, और साथ में जुड़ करके क्या करते हैं, किसी भी लक्षण की अभिव्यक्ति करते हैं। एक नियम हमने पढ़ा था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, कौन से संकरण पर आधारित है, द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अगर हम बात करें कि द्विसंकर संकरण में स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कह रहा था, स्वतंत्र अपयूहन का नियम ये कह रहा था कि जो जिस टाइम गैमेट का फॉर्मेशन होगा उस टाइम एक पीढ़ी का या कोई भी प्रभावी या अप्रभावी लक्षण दूसरे युग्म विकल्पी के प्रभावी या अप्रभावी लक्षण को प्रभावित नहीं करता। अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं। लेकिन सहलग्नता एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर दोनों लक्षणों की अभिव्यक्ति एक साथ होती है। ठीक है, दोनों जीनों की वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सहलग्नता बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सहलग्नता शब्द किसने दिया, मॉर्गन नहीं बेटा, मॉर्गन। यस, पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने ये शब्द दिया लिंकेज। फिर बात करते हैं कि लिंकेज है क्या, तो हम क्या कहेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति किसकी, लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है, एक साथ होती है। तो इन जीनों को तो हम क्या कहेंगे, सहलग्न जीन, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सहलग्नता। समझ में आया भाई, 4 पॉइंट लिखे हैं, ज्यादा नहीं है। शब्द किसने दिया, सबसे पहले पूछा जाता है शब्द किसने दिया बेटा। फिर अगर डेफिनेशन पूछ करके नीचे पूछे यह क्या कहलाती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या एक साथ वंशागति होती है, ऐसे जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं। यह घटना क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो सहलग्न जीन है, सहलग्न जो जीन है, जीन किस पर होते हैं बेटा, गुणसूत्रों पर, गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। किस क्रम में, रेखीय क्रम में लगे रहते हैं। पहली चीज, इधर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सहलग्नता है क्या वो तो हमने देख लिया। जैसा अभी हमने बोला था कि ये किस नियम को खारिज करता है, यानी कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार नहीं चलता, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी। फिर बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बैटसन। याद है क्यों जानते हैं इसको, बैटसन को क्यों जानते हैं, आधुनिक सबसे पहले शब्द जो जेनेटिक्स था वो बैटसन ने दिया था। आधुनिक जेनेटिक्स के फादर के रूप में भी जाने जाते हैं। बैटसन और पुनेट दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने
मीठी मटर में, किसमें? मीठी मटर, क्या कहते हैं? लेथाइरस। इसके अंदर सबसे पहले सहलग्नता देखी थी। सहलग्नता, ये जो मॉर्गन है, मॉर्गन को हम प्रायोगिक आनुवांशिकी के जनक के रूप में हम जानते हैं। मॉर्गन ने जो सहलग्नता वाले प्रयोग किए वो किस पर किए? ड्रोसोफिला। हम बोलेंगे प्रयोग किस पर किए? फल मक्खी पर। किस पर किए बेटा? फल मक्खी पर। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। अरे डर मत, हाल पूछ रही है बेटा कि कुकर है तो। मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर एक फल मक्खी है। इस फल मक्खी पर इसने सहलग्नता को दर्शाने के लिए प्रयोग किए। फल मक्खी पर ही प्रयोग क्यों किए, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि फल मक्खी ही क्यों? जैसा मटर के अंदर था वैसे ही बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे कि जीवन काल कैसा होता है? जीवन काल छोटा। छोटा मतलब कितना? वेरी गुड, 2 सप्ताह। उसके बाद में फल मक्खी में नर और मादा को यानी लिंगों को आसानी से विभेदित कर सकते हैं। लिंगों में विभेदन आसानी से, यानी हम बात करेंगे कि जो नर होगा वो छोटा होगा, मादा होगी वो बड़ी होगी। ये लक्षण हम देखेंगे। उसके बाद में बात करें कि जो फल मक्खी थी उस फल मक्खी पर और क्यों किए गए, क्योंकि इनके अंदर आनुवांशिक विविधता देखी गई, बहुत ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन था। फिर देखें कि इनको जो सरल कृत्रिम माध्यम है, माध्यम पर आसानी से उगाया जा सकता है, यानी आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। संवर्धित किया जा सकता है। देखो बेटा, सहलग्न जीन है, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र के ऊपर ये ए जीन, बी जीन, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ऐसे। क्या बोला था कि रेखीय क्रम में होते हैं, पहली चीज लाइन लिखी थी हमने। अब सहलग्न, सहलग्न का मतलब होता है साथ साथ में। देखिए ये एक गुणसूत्र है, ये दूसरा गुणसूत्र है, ये ए जीन है, ये बी जीन है, और ये ए जीन है और ये बी जीन है। तो बताओ सहलग्नता ऊपर वाले में दिखेगी कि नीचे वाले में? ऊपर वाले में। देखो सहलग्न, साथ में लगन करना यानी साथ में वंशागत होना। तो देखो बेटा दूरी ज्यादा किसमें? ऊपर वाले में क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि जितनी दूरी कम होगी संलग्नता उतनी ही ज्यादा होगी। सही है। तो सबसे पहला कथन आ जाता है सहलग्नता समानुपाती का चिन्ह 1/, जीनों के बीच की दूरी। दूरी जितनी कम होगी सहलग्नता उतनी ही ज्यादा होगी, और दूरी जितनी ज्यादा होगी सहलग्नता उतनी ही कम होगी। समझ में आया? और यही चीज हम एक बार फिर बोलेंगे, इस बीच की दूरी को हम जीन विनिमय के हिसाब से दर्शा सकते हैं। तो 1/, जीन विनिमय, जीनों का मिलना। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आया भाई?
हाय गर्मी। कौन चिल्ला रहा है? ये नहीं बोला। ओके। कहाँ दौड़ के जा रही है? अगला टॉपिक, लिंग निर्धारण। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का मतलब है कि पता लगाना कि वो नर है या मादा है। दो तरीके का होता है, एक होता है गुणसूत्रीय सिद्धांत और दूसरा होता है अगुणित द्विगुणित विधि। देखना बेटा इधर, इसमें एक चार्ट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा, सवाल आता है तो सीधा यहीं से आता है। सुनना भाई बॉयज, अगर सवाल आएगा तो लिंग निर्धारण में से यहीं से आएगा। गुणसूत्रीय सिद्धांत दो तरीके का होता है, एक होता है कि नर विषम युग्मता और दूसरा होता है मादा विषम युग्मता। यानी कि जो गुणसूत्रों के जोड़े हैं नर के अंदर अलग अलग होने चाहिए तो मादा में एक जैसे होंगे, इधर मादा में अलग अलग होने चाहिए तो नर में एक जैसे होंगे। तो ये दो प्रकार का होता है। अगेन देखना बेटा, एक्स 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 वाई मानव में होता है, मानव में 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो एक्स एक्स तो समयुग्मता हो गया, ये क्या है विषम, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नर विषम युग्मता। सेम चीज बात करें नर में, सॉरी मादा में एक्स एक्स और नर में एक्स जीरो, वाई गुणसूत्र है ही नहीं, तो कैसे होगा, इसको देखना बेटा, वही पुन नेटवर्क बना रहे हैं, ये x ये x ये x ये y, क्या होगा 50% नर बनेंगे 50% मादा बनेंगे। इंपोर्टेंट ये नहीं है कि 50% बनते हैं कि नहीं बनते, इंपोर्टेंट ये है कि ये पाए किस में जाते हैं। ये किस में होता है बेटा, मानव में होता है, और ये किस में होता है, ड्रोसोफिला में होता है, जो हमने अभी देखा। तो ड्रोसोफिला में भी यही गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने सहलगनता देखी। ये वाली चीज देखो, एक्स 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 जीरो, वही 50% वाला सीन यहां पर भी रहेगा, पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये पाया किस में जाता है, टिड्डे के अंदर पाया जाता है, ध्यान रखना, एस्केरिस में पाया जाता है। ये दो चीजें ध्यान रखनी। सीधा उदाहरण आता है, एक्स 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 जीरो प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आपके पास में चार ऑप्शन होंगे, मानव, ड्रोसोफिला, टिड्डा या मधुमक्खी। क्या आंसर होगा, टिड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। सेम चलते हम मादा के रूप में, तो मादा में क्या होगा, जैसे कि बात करें तो एक्स एक्स जो समानता है वो क्या हो जाएगी, असमानता हो जाएगी, मतलब मादा में ऐसी विषम युग्मता होगी और नर में समानता होगी। इसको बोलते हैं जैसे जेड 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 डब्ल्यू। सुनना बेटा इधर, जेड जेड, चलो इसको आगे पीछे कर देते हैं, जेड डब्ल्यू जेड जेड, ये तो हो गई मादा, ये हो गया नर, नर हो गया सम, मादा कैसी हो गई विषम। तो सेम चीज रिपीट करेंगे अपन, जेड डब्ल्यू जेड जेड, वही 50-50%, पर पाया किस में जाता है, पक्षियों में, पाया किस में जाता है, मुर्गियों में। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये भी आ सकता है जेड 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 डब्ल्यू भी, तो कंफ्यूज मत होना। और लास्ट में सेम बात करेंगे, जेड डब्ल्यू सॉरी जेड जीरो जेड जेड,
ठीक है, पहला है मानव और ड्रोसोफिला में, दूसरा है टिड्डा एस्केरिस में, तीसरा आ गया आपके पास में पक्षियों और मुर्गियों के अंदर, ठीक है, और चौथा हो जाता है उल्लू के अंदर। इसमें और लिख देना, मछलियों में भी यही होता है, सरीसृप जितने भी उनमें भी यही होता है। ये अपने पास में लिंग निर्धारण है गुणसूत्र के आधार पर। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के, या तो एक्स या वाई, है ना। ऑटोसोम एलोसोम की बात नहीं की है, सीधा एक्स वाई की बात की है। अब ये विधि क्या है? ये विधि पाई जाती है किसमें? मधुमक्खियों में। किसमें? हम्म, आगे देखो, उत्परिवर्तन। अब ये देखना बेटा, लास्ट टॉपिक है उत्परिवर्तन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खोज किसने की? गलत। किसने की? मॉर्गन ने। अब सुनना, शब्द किसने दिया? सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, शब्द देने वाला वैज्ञानिक था मॉर्गन, और सब जो सॉरी खोज करने वाला मॉर्गन था, शब्द और सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अब उत्परिवर्तन है क्या? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेठ। सेठ लाइगर, राइट। तो चलो लिख लेते हैं, सेठ, राइट। ले भाई, तू जीती रहे। अब ये है क्या? अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन। इसको फैलाने वाले कारक क्या कहलाएंगे? उत्परिवर्तन जन। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटाजन। ध्यान रखना, हिंदी में भी म्यूटाजन आता है। जो एक्सरे हो सकता है, वाई रे हो सकता है ना, एक्सरे, वाई रे, गामा रे, अल्फा बीटा, जो भी है ना, वो क्या करता है? कैंसर। इसके अलावा तंबाकू है, वो भी क्या करता है? कैंसर। कैंसर मतलब उत्परिवर्तन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस उत्परिवर्तन के प्रकार, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, ये अपने सिलेबस में है। और दूसरा, गुणसूत्रीय के बाद में जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में 2 चीजें होती है। कौन कौन सी? संख्यात्मक और संरचनात्मक। पहले कौन सी देखें? संख्यात्मक, और उधर बात करेंगे हम संरचनात्मक। इसमें भी अपने सिलेबस में कौन सी है? संख्यात्मक। अब संख्यात्मक को हम कैसे दर्शाएंगे? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो देखो बेटा, संख्या में परिवर्तन होना संख्यात्मक, इसको बोलेंगे एक तो सुगुणिता, और दूसरा असुगुणिता।
आगे देखें, सुगुणिता का मतलब क्या है? सु मतलब अच्छा, यानी कि सीधा सीधा सेट बढ़ेगा। हम n कहेंगे, 2n कहेंगे, 3n कहेंगे, 4n, यानी अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, सीधा का सीधा। बट इंपॉर्टेंट है अपने पास में असुगुणिता। असुगुणिता का मतलब सही नहीं होता। कैसे सही नहीं होता? दो प्रकार की है, एक हाइपोसोमी, एक हाइपरसोमी। देखो, हाइपो का मतलब नीचे यानी कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो इसमें तो क्या होगा? गुणसूत्रों में कमी, गुणसूत्रों में कमी। इसमें क्या होगा? गुणसूत्रों में, अरे क्या होगा? वृद्धि। अब कमी होती है तब क्या कहेंगे? देखना इधर, दो प्रकार है, मोनोसोमी। मोनोसोमी का मतलब है ये द्विगुणित गुणसूत्र, गुणसूत्र हमेशा द्विगुणित हो, जैसे अपन क्या है? द्विगुणित है। उनमें से अगर एक की कमी हो तो क्या बोलेंगे? मोनो। फिर बात करते हैं नल्ली सोमी। अगर दो की कमी हो तो, अरे दो की कमी हो तो नल्ली सोमी। अब देखना इधर, एक अच्छा खासा एग्जांपल बता रहा हूं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल आता है, एक गुणसूत्र की कमी से कौन सा सिंड्रोम है? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा है बेटा? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? देखना, 44 प्लस x0, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है बेटा? क्या रह जाती है? 45। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूछा जाता है 44 प्लस x0 किसका जीनोटाइप है? तो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है ना? तो इसको बोलते हैं एक गुणसूत्र की कमी। फिर बात करते हैं हाइपरसोमी में। हाइपरसोमी में बोलेंगे ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का मतलब दो तो थी, एक और बढ़ गया, और इधर दो तो थी, दो और बढ़ गए। हमें इसमें ध्यान रखने हैं, दो एग्जाम्पल है अच्छे खासे। एक एग्जाम्पल है इसका डाउन सिंड्रोम। डाउन का मतलब क्या होता है बेटा? नीचे, लेकिन हम करेंगे इसका उल्टा, एक अधिक हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसमें? 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। 21वां गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक अधिक हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है बेटा? 45 से, सॉरी 46 से 47। एक और है जिसको बोलते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्या है बेटा? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी ट्राइसोमी होती है। ये देखो, 44 प्लस एक्स एक्स वाई कितने हो गए गुणसूत्र? 47। 46 से 47 हुए। ऊपर मैंने नहीं लिखा कि भाई 44 प्लस एक्स एक्स बराबर ऐसा करके 46। ऊपर वाले में जो वृद्धि होती है ट्राइसोमी, वो 21वें गुणसूत्र में। सुनना बेटा इधर, अपने पास में क्या होता है? 22 प्लस एक्स एक्स या 22 प्लस एक्स वाई होता है। अरे होता है कि नहीं होता? हमने क्या बोला? 21वां, यानी कि ये वाले जो गुणसूत्र है 22 तक, 1 2 3 4 5 6 जैसे 22 तक, वहां जब 21वां नंबर आता है ना, तो उसमें वृद्धि होती है, पीछे वालों में नहीं होती। ये वाली वृद्धि पीछे वालों में होती है। समझ में आया? इसमें वृद्धि कायिक गुणसूत्र में हो रही है। लिख देता हूं, कायिक गुणसूत्र में वृद्धि, और इसमें वृद्धि किसमें हो रही है? लिंग गुणसूत्र में। और ये एक ऐसा लक्षण है क्लाइनफेल्टर वाला, देखो बेटा, क्लाइनफेल्टर वाला एक ऐसी चीज है जिसमें हुआ क्या? देखो बेटा, एक एक्स की वृद्धि हुई है, अगर एक एक्स हटा दूं, एक एक्स हटा दूं तो क्या हुआ? नर या मादा? 44 प्लस एक्स वाई है, नर या मादा? नर है ना? एक एक्स बढ़ा है,
एक्स का मतलब कौन सा करेक्टर, लेडीज का करेक्टर, गर्ल का करेक्टर। तो ये नर होते हुए भी इसमें मादा के लक्षण होते हैं, जिसको अपन ट्रांसजेंडर कहते हैं ना। ट्रांसजेंडर का मतलब नर होते हुए भी मादा या मादा होते हुए भी नर। यहां पर ये है तो क्या, नर है, लेकिन लक्षण किसके हैं, मादा के, लक्षण मादा। इस कंडीशन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, कंडीशन का नाम है गाइनेकोमेस्टिया। ये टर्म ध्यान रखना, समझ में आया। गाइनेकोमेस्टिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम का एक लक्षण ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ बच्चों में होती है। सिर क्या होगा, बड़ा, जीभ बाहर लटकी। एक बार तू करके देख, ठीक है। और हथेली जो रहती है बेटा, हथेली बड़ी, और इसके अंदर जो ये रेखा है ना वो एकदम ज्यादा उभरी हुई होगी, जिसको अपन बोलते हैं पाम क्रीज। क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट ईयर क्वेश्चन ये आ रखा है। नहीं है बेटा, तेरे को डाउन सिंड्रोम नहीं है, देख मत। ये टर्नर सिंड्रोम में क्वेश्चन आएगी 44+x0 किसको दर्शाता है, टर्नर सिंड्रोम। इसलिए इस बार इन दोनों में आने की संभावना अच्छी खासी होती है। समझ में आया। जेनेटिक्स के अंदर जो अपने जेट के अंदर टॉपिक थे वो अपने टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब छुटके से दो एक टॉपिक है, डीएनए और आरएनए। क्या है, स्लाइडें शुरू से लिखनी है क्या, चलो ज्यादा नहीं है, दो दो तीन तीन लाइनें लिखाइए, देख लो। अरे बेटा लास्ट बॉयज, ये वाला पर्दा बंद कर दे। हाँ ये वाला, अरे पर्दा बंद करना, पंखा नहीं। एक ही करना है बस, ठीक है। चलो बेटा लिखो तुम, और क्या।